राइबोसोम है। राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये है एमआरएनए थ्रेड। ठीक है, एमआरएनए थ्रेड पे क्या हुआ, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ये वाला और ये स्मॉलर सब यूनिट दोनों आके सेटल हुआ और कोडिंग को पढ़ने लगा राइबोसोम, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड तैयार होने लगा। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है यहाँ पे, हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, जिन्हें भी नोट्स चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7323053762। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको नोट्स दे दूँगा, हर एक लेक्चर के जो भी लेक्चर चल रहे हैं उन लेक्चर के मैं नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है, और सारे नोट्स जो मैं दूँगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, वो PDF फॉर्मेट में होंगे। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7323053762। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पहला चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यही लिया था, जो कि NCERT का चैप्टर है। ये NCERT क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको डाउट होता है मेरे लेक्चर सुनने में, कोई कहीं पे भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करिए, मुझसे पूछें प्लीज़। मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा जो भी आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। हर एक लेक्चर से जो भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। और ये बहुत से स्टूडेंट हैं वहाँ पे मेरे पास टेलीग्राम पे, तो आप भी आ सकते हैं। और मुझे आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट मैंने बात कर ली थी प्रोकैरियोट्स के बारे में, कुछ बातें की थी, और उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट मैंने बताया था सेल ऑर्गेनी क्या होते हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। तो सेल ऑर्गेनी असल में है क्या चीज़, सेल कैसे रन करता है, वो सारा सिस्टम मैंने बताया था। मेसोसोम क्या होता है, मेसोसोम का फंक्शन क्या होता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, और भी बहुत सारी बातें बताई थी। और प्रोकैरियोट्स का टॉपिक हमारा थोड़ा चल रहा था लास्ट में। तो प्रोकैरियोट्स में हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के बारे में बात करते हैं अभी। तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer and 20 nanometer in diameter and are made of 2 subunit 50S and 30S units which when present together form 70S prokaryotic ribosome. तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट के केस में, राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखने मिलता है। ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ऐसा राइबोसोम, ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम देखने मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पे देखने मिलता है। ठीक है, और राइबोसोम का जो साइज़ होता है वो 15 नैनोमीटर होता है लेंथ में और 20 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। तो राइबोसोम जो होता है उसका साइज़ जो है 15 नैनोमीटर लेंथ में और 20 नैनोमीटर जो होता है डायमीटर होता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट में डिवाइडेड है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में डिवाइडेड है, 50S और 30S। ठीक है, 50S और 30S सब यूनिट में राइबोसोम डिवाइडेड है। ठीक है,
और जब ये दोनों सब यूनिट को 50s और 30s सब यूनिट जब जुड़ते हैं राइबोसोम के तो 70s सब यूनिट बनता है। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं हो रहा कि 50s और 30s जुड़ करके बन जाएगा 80s सब यूनिट, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कैलकुलेशन दूसरा टाइप का है। तो यहाँ पे 50s और 30s सब यूनिट जुड़ते हैं तो बनते हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। राइबोसोम ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो राइबोसोम ऐसी जगह है, ऐसा सेल ऑर्गेनली राइबोसोम जो प्रोटीन को बनाता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome or polysome translate the mRNA into protein. अब राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है? देखिए क्या होता है, ये mRNA का थ्रेड है। ठीक है, क्या ये mRNA का ये थ्रेड है। अब mRNA के थ्रेड पे ऊपर जो होता है राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आके बैठता है, और राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो mRNA थ्रेड के नीचे आके बैठता है ऐसा। ठीक है। और mRNA थ्रेड पे क्या होता है, कोडिंग रहती है, डीएनए सीक्वेंस लिखा रहता है, ATGC इस टाइप सीक्वेंस लिखा रहता है। तो ये राइबोसोम जो कि है क्या करेगा, इस सीक्वेंस को पढ़ता चलेगा। mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उस सीक्वेंस से क्या कर राइबोसोम पढ़ता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस तैयार करेगा। अब वो सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, फिर एक प्रोटीन बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनता है? राइबोसोम जो है वो mRNA के थ्रेड पे जाके बैठता, सेटल होता है, और mRNA थ्रेड में जो भी कोडिंग लिखा है, डीएनए सीक्वेंस लिखा हुआ, उस सीक्वेंस को पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बनेगा। और अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या होगा, अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। आया समझ में? नहीं आता समझ में तो कमेंट कीजिए प्लीज। देखिए राइबोसोम है ये, ठीक है, राइबोसोम है। राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये है mRNA थ्रेड। ठीक है। mRNA थ्रेड पे क्या हुआ, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ये वाला और ये स्मॉलर सब यूनिट दोनों आके सेटल हुआ और कोडिंग को पढ़ने लगा राइबोसोम, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड तैयार होने लगा। ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीराइबोसोम क्या होता है, या पॉलीसोम। देखिए ध्यान से, जब राइबोसोम का थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड दिख रहा है, मतलब कि mRNA का थ्रेड है। ठीक है, ये क्या है, mRNA का थ्रेड। mRNA थ्रेड पे एक राइबोसोम यहाँ पे आ गया, एक राइबोसोम यहाँ पर सेटल हो गया, एक राइबोसोम यहाँ पर सेटल हो गया। जब mRNA के थ्रेड पे एक से ज़्यादा राइबोसोम सेटल हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है। तो एक mRNA के थ्रेड पे एक से ज़्यादा राइबोसोम सेटल होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम। आया समझ में? इंक्लूजन बॉडीज अब क्या होता है, ठीक है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। These are not bound by any membrane system and live free in the cytoplasm. Example: phosphate granules, cyanophysin granules and glycogen granules. तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती है कि वो फूड मटेरियल को क्या करती है, फूड मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर करके रख लेती है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। तो प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रख लेती है ऐसे ऐसे बॉडी के फॉर्म में, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम देखने नहीं मिलता है, और ये इंक्लूजन बॉडीज जो है साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होता है, कहीं भी देखने मिल सकता है फ्रीली। ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल हो गया फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब क्या है, इंक्लूजन बॉडीज। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड
ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी देखने मिलता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो इंपॉर्टेंट बात को समझिए, जैसे कि आप जानते हैं 5 किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ये 5 किंगडम होते हैं। इसमें से जो मोनेरा किंगडम जो होता है, सारा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मोनेरा किंगडम लाई करते हैं। बाकी जो किंगडम बच गया, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई वाला जो किंगडम है, ये चारों किंगडम, इन किंगडम जो भी सेल होते हैं वो सारे सेल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है। तो ये बात को मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था, फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन, मान लीजिए कि सपोज एक ऑफिस है, ठीक है, क्या, एक ऑफिस। उस ऑफिस में अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग चैम्बर है। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, ये सब छोटे छोटे चैम्बर उस ऑफिस में। अब उस ऑफिस को रन करना है, फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है। और इस बैंक में क्या है, अलग अलग चैम्बर बना, अलग अलग एरिया बना हुआ है। तो एक जो एरिया है ये कैशियर वाला है, एक एरिया क्या करता है, एक एरिया करता है कि वो जिसको बैंक अकाउंट खुलवाना है वो उस वाले एरिया में आ जाए। एक एरिया क्या करता है, एक एरिया जो है कैश डिपॉजिट कर लेता है, कैश जमा करवाता है, ठीक है। एक एरिया जो कैश देता है। तो ऐसा बहुत सारे एरिया है, ठीक है। तो हर एक एरिया जो है, सेल के केस में बात करें तो हर एक एरिया मान लीजिए कि सेल ऑर्गेनली है। ये एक सेल ऑर्गेनली, ये एक सेल ऑर्गेनली, ये भी एक सेल ऑर्गेनली, ये भी एक सेल ऑर्गेनलीज, ये सारे सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो हर एक कंपार्टमेंट समझ लीजिए हर एक सेल ऑर्गेनली है। सारे सेल ऑर्गेनली अलग अलग फंक्शन कर रही है। जिस तरह हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन कर रहा है, उसी तरह हर एक सेल ऑर्गेनली अलग अलग फंक्शन कर रही है। कोई सेल ऑर्गेनली प्रोटीन बना रही है, जैसे राइबोसोम, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनली जो है अलग अलग काम कर रही है। तो सेल जो है रनिंग कंडीशन में जिंदा है, लाइव है, लिविंग कंडीशन में जिंदा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लोग कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन। जिस तरह ऑफिस को रन करने के लिए, बैंक को रन करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट देखने मिलता है, अलग चैम्बर देखने मिलता है, उसी तरह सेल को रन करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज होती है। तो इसे बोलते हैं कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन। अलग कंपार्टमेंट है बैंक को रन करने के, उसी तरह सेल को रन करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। वो कंपार्टमेंट क्या है, सेल ऑर्गेनली है। हर सेल ऑर्गेनली के पास क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल मेम्ब्रेन घिर करके एक सेल ऑर्गेनली कहाँ है, हर एक सेल ऑर्गेनली के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल ऑर्गेनली के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो वो एक कंपार्टमेंट हो गया। एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनली, एक कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, वो एक कंपार्टमेंट। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी एक अलग कंपार्टमेंट हो गया। क्लोरोफिल वाला काम, क्लोरोफिल रिसेप्टर देखने मिलता है उसमें, क्लोरोप्लास्ट में। आ रहा समझ में, तो समझ में आया। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. तो यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल का, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलता है, न्यूक्लियर इन्वेलप देखने मिलता है। लेकिन ये चीज, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में देखने नहीं मिलता है। आया समझ में। और यूकैरियोटिक सेल में जो है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखने मिलता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, जिस स्ट्रक्चर की वजह से गोल्गी बॉडी जो सेल ऑर्गेनलीज जो है, जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, वो सेल ऑर्गेनली अपने अपने जगह पे टिका हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, सपोज
कीजिए, तो एक बिल्डिंग जो है किसी भी एक जगह पे स्थिर है, टिकी हुई, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही, वो स्थिर क्यों एक जगह पे बिल्डिंग? क्योंकि उसके नीचे पिलर है, उसकी वजह से वो बिल्डिंग उस जगह पे टिकी हुई है। अगर पिलर हटा दे तो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। जस्ट लाइक वही काम होता है सेल में। जो सेल ऑर्गेनली जो है वो क्या होता है, वो सेल ऑर्गेनली जो है सेल के अंदर किसी हर एक जगह पे हर एक सेल ऑर्गेनली फिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह फिक्स, प्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने एक जगह पे फिक्स है। उसी तरह वैक्यूल वैक्यूल सेल ऑर्गेनल नहीं है, गोल्गी बॉडी अपने एक जगह पर फिक्स है। तो क्यों फिक्स है? क्योंकि वो उस साइटोस्केलेटल से अटैच, साइटोस्केलेटल सिस्टम की मदद से वो अपनी जगह पे फिक्स है। तो साइटोस्केलेटल जो होता है उसी से की वजह से वो जो है सारी सेल ऑर्गेनली अपने अपने जगह पे फिक्स है समझ में? देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए जो है वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids, and a large central vacuole which are present in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cell. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता। जैसे कि प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल देखने मिलता है, तो लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल देखने नहीं मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल, ठीक है? ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। तो देख क्या पहचान गए होंगे, प्लांट सेल है ये वाला और ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है, लेकिन एनिमल सेल में कहीं में क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा। उसी तरह प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल देखने मिल रहा है, देखिए बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। अब एनिमल सेल में यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल देखने मिल रहा है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल देखने नहीं मिल रहा। आ रहा समझ में? देखिए सेल वॉल देखने मिल रहा प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। डायरेक्टली एनिमल सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से शुरू हो रहा है। तो फिगर को ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी का फिगर है ये, ध्यान से समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after advent of electron microscope in 1950. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell (RBC), enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया 1950 में, उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पे स्टडी किया गया। उससे पहले डिटेल स्ट्रक्चर पता नहीं था सेल मेम्ब्रेन का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब एडवेंट हुआ? 1950 में। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया। अब 1950 से पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब सेल कैसे देखा जाता था? तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक होती है। एक बहुत जो फेमस टेक्निक है सेल मेम्ब्रेन को देखने वाली, वो है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ठीक है? तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की मदद से रेड ब्लड से, ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक अप्लाई की जाती थी, साइंटिस्ट लोग अप्लाई करते थे, और उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है ह्यूमन आरबीसी, उसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखते थे, ठीक है? आ रहा समझ में? तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन को देखा जाता था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की मदद से। These studies showed that
cell membrane is mainly composed of lipids and protein. The major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. तो इस सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की मदद से पहले ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है। किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बना है। ठीक है। और जो मेन लिपिड जो होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व है फॉस्फोलिपिड। Also, lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that non-polarity of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है। देखिए, लिपिड जो फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन में है, उस फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है और उसमें से ऐसे टेल होता है ऐसे। ठीक है। ये हेड हो गया और ये टेल है। ठीक है। जो हेड जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर कांटेक्ट में आ सकता है। हेड को वाटर कांटेक्ट में आने से डर नहीं लगता। हेड जो वाटर कांटेक्ट में आएगा तब खराब नहीं होगा। ठीक है। कोई इसमें डैमेज नहीं आएगा। लेकिन टेल जो होता है फॉस्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफोबिक होता है। वो वाटर कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, वाटर कांटेक्ट में आने से डरता है। अगर वाटर कांटेक्ट में आया तो वो उसमें डैमेजिंग हो सकती है। ठीक है। अब ये लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन में इस तरह से अरेंज होता है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए ध्यान से, ये टेल है, हेड है और ये इसमें से निकला हुआ टेल। मतलब टेल जो क्या है अंदर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ। देखिए सारा हेड ऊपर बाहर की तरफ है और टेल कहाँ? अंदर की तरफ। देख रहे हैं जो निकला हुआ है ये सब टेल है। देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का जो वायर दिख रहा थ्रेड आपको, वो टेल है। और ये जो दिख रहा है स्काई कलर का, ये क्या है? ये है हेड फॉस्फोलिपिड का। In addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. Later, biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possesses protein and carbohydrate. तो phospholipids से जो मेम्ब्रेन बन रहा है, उस मेम्ब्रेन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है। बाद में पता चला कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो जो देखने मिल रही है फॉस्फोलिपिड से जो बनी है, इस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है। ठीक है। और फिर बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये भी पता चला कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी देखने मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है इसको बारे में बता दूं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन की तरलता, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की तरलता को कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल के बारे में, एरिथ्रोसाइट के बारे में, एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी एरिथ्रोसाइट की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो है 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, membrane protein can be classified as integral and peripheral. Peripheral protein lie on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. तो प्रोटीन को भी दो पार्ट में डिवाइड, दो तरह के प्रोटीन देखने मिलते हैं मेम्ब्रेन में। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे देखने मिलते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन में ब्यूरिड होते हैं ऐसे।
देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, उसमें अंदर में है प्रोटीन प्यूरिड है। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन। देखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए ये मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन, जो ऊपर में दिख रहा है ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन। फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको। फिगर देख लीजिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी का फिगर है। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का मॉडल तैयार किया, उस मॉडल कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और इस मॉडल को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अलावा और भी बहुत से मॉडल दिए गए थे। एक होता बटर सैंडविच मॉडल भी दिया गया था, लेकिन वो सब एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो सब रिजेक्ट हो गया। लेकिन सिंगर निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया, और ये मॉडल बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुआ और बहुत सिद्ध 100% सही साबित हुआ ये मॉडल कि सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो याद रखिएगा, सिंगर निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of the protein within the overall bilayer। तो लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, लिपिड की जो तरलता है, उसी की वजह से प्रोटीन जो होता है, ये जो प्रोटीन जो है इस पूरे लिपिड के लेयर में कहीं भी फ्लोट करके तैर सकता है। चाहे ये प्रोटीन जो मूव करके यहाँ पे आ सकता है, या मूव करके यहाँ पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये क्यों? ये होता है लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से, लिपिड की तरलता की वजह से। और लिपिड की तरलता को, लिपिड की फ्लूइडिटी को कौन कंट्रोल करता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कौन कंट्रोल करता है? वो होता है कोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी, और इस एबिलिटी को कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ओके दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही था। ये था लेक्चर नंबर 3। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी बहुत। और आप मेरे साथ बने रहें, मेरे लेक्चर को देखते रहें कंटिन्यू, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नीट में भी, 11th में भी, 12th में भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।